हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक हमारा चल रहा था कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो टॉपिक हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। यूरोप में जो नेशनलिज्म वो कैसे आया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि थोड़ा सा रिकॉल करें कि नेपोलियन आया था और उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था डेमोक्रेसी को, और उन्होंने नया जो सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया था वहाँ पे फ्रांस में, ठीक है, उन्होंने अलग से पूरा कंप्लीटली रिफॉर्म किया था उन्होंने फ्रांस में। काफ़ी चीज़ें हटाई थी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने नहीं डाली थी, कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की थी, जैसे इक्वलिटी लाए थे वो, ठीक है, इक्वलिटी मतलब ट्रीट ऑल पर्सन एज इक्वल टर्म्स ऑफ लॉ, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, तो यूरोपियन कंट्री में भी क्या काफ़ी जो ऐसे कंट्री थे उनके आसपास, उन कंट्री को काफ़ी उन्होंने क्या कि काफ़ी ग्रेट एंथुसियाज्म था उनका कि ये जो नया सिस्टम सारा नेपोलियन को उन्होंने इन्वाइट किया, वेलकम किया कि आप आए यहाँ पे एस्टैब्लिश करें। और धीरे धीरे नेपोलियन क्या जैसे उसकी टेरिटरी एरिया बढ़ता गया, जैसे उसे लगा तो वो क्या मिलिट्री बढ़ाने लग गया, और मिलिट्री बढ़ाने के कारण उसको पता है कि जब मिलिट्री जब जैसे बढ़ती है तो डेफिनेटली उनके लिए जो नीड होती है, फिर उनकी नीड होती है, या फिर उनके लिए मनी की नीड होती है, इन चीज़ों से आगे फिर अब उनके यूरोपियन कंट्री को लगने लगा कि ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो अदर जो वैल्यूज है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उन्होंने फिर क्या एक नया जो नेशनलिज्म का स्पिरिट उनमें आया कि नहीं, हम लोग इस जो मोनार्ची सिस्टम्स में नहीं रहेंगे, जो राजतंत्र इसमें नहीं रहेंगे, डेफिनेटली उनके अगेंस्ट उनके फाइट करें। बट इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हमारे उस टाइम जो नेशनलिज्म जो यूरोप में था, देखो यूरोप में हम लोग उस बात करें तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नेशन स्टेट्स नहीं था। नेशन स्टेट्स मतलब कोई भी ऐसा, अगर हम लोग देखें कि ऐसा कोई स्टेट्स हो जहाँ पे क्या हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, एक जैसा कल्चर हो, एक जैसे वहाँ पे लॉ हो, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम, ऐसा कहीं भी वहाँ पे नेशन स्टेट नहीं था। तो सारे स्टेट्स क्या थे वहाँ पे, किंगडम ऑफ रूल थे, या फिर मोनार्ची थे, या फिर डिक्टेटर थे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी चल रही थी। यूरोप में भी कहीं पे जो फ्यूडल सिस्टम, वहाँ पे डायनेस्टिक जो ट्रेडिशन चल रहा था, ठीक है, ये कहीं पे किंगडम का रूल चल रहा था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। मतलब मोस्टली हम लोग देखेंगे या तो मोनार्ची थे या फिर किंगडम थे वहाँ पे, मतलब जो राजा लोगों का जो साम्राज्य था वैसा था। वहाँ पे कोई भी किसी भी पर्सन में हम देखें कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि जो हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जो उनका आइडिया आया था कि हम लोग कॉमन आइडेंटिटी लाएंगे, मतलब कि लोगों में क्या नेशनलिज्म लाएंगे अपनी कंट्री के लिए, ताकि हमारी कुछ वैल्यूज हो जिन पे हम लोग रहें। जैसे हमारे इंडिया में देखें तो कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, एक है हमारी क्या है सिटीजनशिप है, जो एक सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। स्टेट्स में हम लोग डिवाइडेड नहीं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावरफुल बना रखा है। तो ये सब चीजें इसलिए की ताकि लोगों को क्या कॉमन आइडेंटिटी, वहाँ का कल्चर भी जो था वो भी क्या अलग अलग था, मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने ट्रेडिशन अडॉप्ट करा के थे, उनकी वैल्यूज अलग थी। तो उस टाइम कोई ऐसा नेशन स्टेट्स नहीं था, बट उस टाइम क्या थी, वहाँ पे 3 क्लासेस थी। 3 क्लास कौन सी थी, अगर हम लोग देखें तो उस टाइम जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। एक फर्स्ट क्लास जो थी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जिनको हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि ऐसी क्लास जो जनरली क्या है वो हाई क्लास है, अपर क्लास जिसको हम लोग करते हैं, जिसके पास में खुद के लैंड है, क्या है, लैंड लॉर्ड भी बोल सकते हैं इनको हम लोग, जिसके पास में खुद के लैंड है, ठीक है, काफी को जमींदार बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत अपर क्लासेस के लोग थे, जिनके पास, जिनकी पॉपुलेशन अगर हम लोग उस टाइम देखें यूरोप में तो उनकी बहुत कम पॉपुलेशन थी। जनरली सोसाइटीज में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हो या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास में लैंड्स हो, और उनके पास में उस टाइम कुछ राइट्स भी थे, ठीक है। राइट्स कैसे थे, क्योंकि वो काफ़ी अपर क्लास थी, दे हैव सम राइट्स, ठीक है, और राइट्स की वजह से वो लोग क्या करते थे कि जो अदर जो क्लास थी, जो नीचे की जो पुअर क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते थे। मतलब वो लोग अपने इक्वली नहीं समझते थे, मतलब that person feel like you know that we have the rights, we belong to the upper section of the society। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेट करते थे कहाँ, नीचे वाली क्लासेस को। जो सेकंड क्लास उस टाइम थी वो कौन सी क्लास थी, पीजेंट्री क्लास है, जिसको हम लोग फार्मर क्लास भी बोल सकते हैं, मजदूर लोग या फिर जो बंधुआ लोग थे, जो डेली वर्कर जो लोग थे, ठीक है, किसान लोग थे, उन लोगों की क्लास थी। और ये लोग काफी या तो पुअर थे या फिर अपने वो लोग वर्कर क्लास थे, जहाँ पे लोग डेली वेजेस पे लोग जाते थे, क्योंकि इनके पास में क्या नहीं थे, लैंड नहीं थे, लैंडलेस ये पर्सन थे। तो अगर लैंड नहीं थे लोग कहाँ जाएंगे, इन लोगों के पास जाएंगे काम करने के लिए जिनके पास में लैंड है, ठीक है।
अगर देखें तो इनके पास कोई राइट्स नहीं थे, बट उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। पॉपुलेशन क्या थी इनकी? ज्यादा थी, मोर पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन हम लोग लिख सकते हैं मोर पॉपुलेशन थी इनकी, संख्या में ये लोग ज्यादा थे, इनके पास ना कोई राइट्स थे ना कोई इनके पास लैंड थे। तो डेफिनेटली ये लोग कहीं ना कहीं ट्रीट होते थे, अनजस्टिस होता था इनके साथ में, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट होते थे, डोमिनेट होते थे, किसके द्वारा? हाई सोसाइटी के लोगों के द्वारा। थर्ड टाइप जो क्लास थी, थर्ड क्लास, ये थी द न्यू मिडिल क्लास। और ये जो मिडिल क्लास थी इसमें कुछ ये लोग थे पढ़ लिखे, कुछ ये लोग थे इनके पीछे। तो बीच वाली जो क्लास थी जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिडिल क्लास, और ये जो क्लास थी दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि इस क्लास में जो लोग थे वो कौन लोग थे? एजुकेटेड लोग थे, इसमें पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग क्या थे? कुछ इंडस्ट्रीज थे, बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे जो उद्योग खोल रखे थे, या फिर कुछ लोग डॉक्टर थे, टीचर्स थे। तो डेफिनेटली ये जो क्लास है एजुकेटेड क्लास थी, इसको पता था कि हमें राइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्लास थी दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए नेशनलिज्म वो किसने? इसी क्लास में सबसे ज्यादा पाया गया। नेशनलिज्म का जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वो कहाँ है? न्यू मिडिल क्लास में। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम लोग ये जो डायनेस्टी जो ट्रेडिशन चल रहा है, फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, मोनार्ची सिस्टम जो चल रहा है, या फिर जो किंगडम रूल चल रहा है, इसको वो लोग क्या करना चाहते थे? खत्म हो। इसीलिए उन्होंने एक नया उस टाइम एक नई जो स्पिरिट ऑफ नेशन चली थी उसका नाम था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की अगर हम लोग बात करें, लिबरलिज्म पर होता क्या है, ठीक है। लिबरलिज्म का जो स्पिरिट उस टाइम आ रहा था किसमें? मिडिल क्लास के लोगों में सबसे ज्यादा बात की हमने। जो न्यू मिडिल क्लास जो हुई थी, इमर्ज हुई थी, लोग एक दूसरे से मिले थे, उन्होंने क्या किया? डेफिनेटली जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म था कौन में रहा था? जो न्यू मिडिल क्लास जो चाह रही थी वो क्या चाह रही थी? कि हमें क्या हो? फ्रीडम मिले, ठीक है। तो ये जो इससे पहले हम लोग बात करें, उससे पहले हम देखें कि ये वर्ड है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो लिबरलिज्म है, ये जो वर्ड आया ये लैटिन वर्ड से आया है, उस लैटिन वर्ड का क्या नाम है? लिबर। तो लिबरलिज्म जो वर्ड इज ड्राइव कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज लिबर। अब इसका मतलब क्या होता है? जो लैटिन वर्ड है लिबर, इसका मतलब इट मींस, लिबर का मतलब होता है मींस फ्रीडम। इसको हम लोग बोल सकते हैं लिबर्टी। मतलब कहीं ना कहीं उनको क्या चाहिए? बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए उनको। तो लेबर मतलब लिबरलिज्म, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड दैट इज कम ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेबर। और लेबर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम या फिर लिबर्टी, ठीक है। और ये जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, इसका अगर बेसिक जो देखा जाए कि किस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, तो लिबरलिज्म जो बेसिकली है लिबरलिज्म जो है ये किसके लिए काम करता है? फॉर फ्रीडम। जो बेसिक हमारी जो वैल्यू है, फ्रीडम, राइट्स, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो बेसिकली जो है फ्रीडम किस पे काम करता है? इक्वालिटी पे, इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो थ्योरी है, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है लिबरलिज्म, ये जो उस टाइम जो न्यू मिडिल क्लास थी उसके माइंड में आया कि हम लोगों को क्या, अब लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो चला कि डेफिनेटली हमें क्या चाहिए? इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स चाहिए, इंडिविजुअली हमें इक्वालिटी चाहिए। फ्रीडम क्यों चाहिए? ताकि हम लोग अपना एक खुद का क्या कर सकें? एसोसिएशन बना सकें, खुद की एसोसिएशन बना सकें, खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकें हम लोग, ठीक है, खुद की एक फॉर्म बना सकें हम लोग, या खुद का हम लोग व्हाटएवर। फ्रीडम मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अफोर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फीलिंग, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। आप लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशंस में तो आप देखोगे कि जो हमारे ये जो वर्ड है फ्रीडम 19 to 22 जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि फ्रीडम क्या है। बट वो तो अलग चीजें जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हमने अडॉप्ट किया था, कहाँ से? ये सब चीजें वहीं से हमने अडॉप्ट की थी जहाँ पे
डिक्टेटर टाइप गवर्नमेंट की वहाँ पे टोटलिटेरियन जो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक ही डिसीजन होता है, ठीक है। तो ऐसे जो निरंकुश जो गवर्नमेंट जो काम कर रही थी उसको वो लोग डेफिनेटली क्या करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन नया सेटअप लाना चाहते थे जहाँ लोगों को क्या आज़ादी मिले, ठीक है, फ्रीडम मिले, लोगों के पास अधिकार हो, ठीक है, अवेयरनेस स्टेट हो, लोगों के पास क्या इक्वलिटी हो। इक्वलिटी इन द सेंस मतलब जो लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे, डिस्क्रिमिनेट ऑन कास्ट, discriminate on religion, discriminate on color, discriminate on race, there are different background, तो और जो भी पर्सन जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे उनके लिए क्या ट्रीट क्या हो एज ए इक्वल, ट्रीट एज ए इक्वल, मतलब लोग क्या हो ट्रीट हो एज ए इक्वल, इसलिए उनको इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल जो इक्वलिटी है वो किसको चाहिए थी, उनको। तो दैट मीन्स इक्वलिटी कैसे आएगी, जब हम लोग क्या करेंगे, लिबरलिज्म इज फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, कैसे मतलब ट्रीट एज ए इक्वल, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी पर्सन के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है, जस्टिस होगा उसके साथ में, और वो जो भी पर्सन होंगे वो क्या किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे, क्या इक्वलिटी रहेगी, कोई भी क्लास क्या होगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दूसरा क्या था, लिबरलिज्म का जो मेन वैल्यू था वो क्या था, जो वहां पे जो सिस्टम चल रहा था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि ये जो ऑटोक्रेसी जो चल रहा है, ठीक है, जो क्लासेस का जो सिस्टम चल रहा है, जो निरंकुश मोनार्ची सिस्टम जो चल रहा था वो उसको कंप्लीटली क्या करना चाहते थे, बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। तो क्या लाना चाहते थे वहां पे वो लोग, एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो लोग लाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे द्वारा चुने जाए, सामूहिक लोग से, एक सामूहिक डिसीजन के द्वारा, एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लोग क्या चाहते थे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आते थे, ताकि वहां से जो भी उनके जो पर्सन जो रूल करे उनके स्टेट में डेफिनेटली वो डिसीजन किसके द्वारा लिया जाए, पब्लिक के द्वारा। तो वो क्या चाहते थे, एक ऐसा क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चाहते थे, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे और एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, ठीक है, और क्या चाहते थे, थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। तो ये उनका क्या था, जो न्यू मिडिल क्लास थी उनके आइडिया थे, ठीक है, कि कैसे स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म लाना है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी उनको चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी उनको चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उनको राइट्स चाहिए। देखो हम पहले देखेंगे तो वहाँ पे उस टाइम बिल्कुल भी शुरू में जब फ्रांस में जो आया था तो उस टाइम कोई राइट्स नहीं थे, जब पहले जो डायरेक्टली या फिर उन्होंने कुछ राइट्स दिए थे वो भी नेपोलियन ने क्या, जो महिलाओं को जो अलग से वुमेन को जो राइट्स दिए गए थे, वोटिंग के राइट्स या फिर, ठीक है, सफेज जिसको बोलते हैं, राइट टू वोट, ठीक है, तो ये सब चीजें नेपोलियन ने भी क्या डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे क्या ले थे, एक पेट्रोलिज्म जो सोसाइटी थी वो ला दी थी, कि उनके अंदर में लोग रहेंगे, तो महिलाएं कंप्लीटली अपने जो हस्बैंड है या फिर जो ओनर ऑफ द हाउस है उसके अंदर में लोग, तो वहाँ पे कहीं भी महिलाओं को भी वहाँ पे क्या राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो अब जो ये जो न्यू मिडिल क्लास थी डेफिनेटली क्या थी, इसमें सबसे ज्यादा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म था, और इनका ये जो थ्योरी था लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि वेल एजुकेटेड पर्सन थे, और ये जो टर्म्स हैं इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट्स, ठीक है, जस्टिस, इसके भी आप लोग एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहते थे, एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे जहाँ पे लोगों को सबको राइट्स मिले, किसी भी प्रकार का किसी गवर्नमेंट के द्वारा उनका कहीं भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, कहीं भी डोमिनेट सोसाइटी ना बने, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं था लोगों में, नो वहाँ पे नो नेशन सोसाइटीज थी, वहाँ पे कहीं भी कलेक्टिव जो आइडेंटिटी थी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो थी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, लोग एकजुट नहीं थे वहाँ पे, ठीक है, लोग डिवाइडेड थे, अलग अलग, क्योंकि दे आर स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे हैव अडॉप्टेड डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, द वैल्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो अब ये सब चीजें रहेंगी तो डेफिनेटली हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होगी। वहाँ पे देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासेस थी, एरिस्टोक्रेसी थी, पीजेंट्री क्लास थी एंड
द न्यू मिडिल क्लास, जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म आया, ठीक है। और हमने पढ़ा लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि लिबरलिज्म कैसे है, वहाँ पे लोगों में जो अवेयरनेस है, जो थ्योरीज पार्टी जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, ठीक है, जस्टिस है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो आज के टॉपिक में नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे नेपोलियन जो था ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे, न्यू कंजर्वेटिव जो आया, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, न्यू कंजर्वेटिव सोसाइटीज क्या होती है, एंड द ट्रीटी ऑफ वियना की जो संधि हुई थी नेपोलियन यूरोपियन कंट्रीज के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग इसको रीड करें, एंड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।